सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आरआरएनए। देखो, क्योंकि कल हमने जो हमारा लेक्चर था उसमें सिर्फ टाइपिफिकेशन ही कर पाए हम लोग, ड्यू टू मैंने कल रीज़न एक्सप्रेस कर दिया था दैट कि स्टोरेज इशू जो है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है। इसके कारण थोड़ा सा मुझे और छोटे छोटे पार्ट्स में इसको डिवाइड करना पड़ेगा। सो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। बट अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं राइबोसोमल आरएनए। एक एक आरएनए को हमने डीपली डिस्कस करना है। कितने टाइप ऑफ आरएनए थे? तो हमारे पास आरआरएनए था, एमआरएनए था, टीआरएनए था, एसएनआरएनए था और एससीआरएनए था। तो अब हम उसमें से एक राइबोसोमल आरएनए को कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने फंक्शन में इसके पढ़ा था कि कैटालिटिकल रोल है और स्ट्रक्चरल रोल है। तो उसी को अब हम डिस्कस करें। आरएनए के अंदर हम जब डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि क्योंकि ये राइबोसोम की यूनिट से मिलकर के बनता है, तो इसलिए हमें सबसे पहले राइबोसोम को डिस्कस करना पड़ता है। राइबोसोम इज अ प्रोटीन फैक्ट्री। ये प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, इसीलिए इसे प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। ठीक है, प्रोटीन फैक्ट्री से बोलते हैं। राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री है, ठीक है, और ये न्यूक्लियोलस में पाया जाता है। न्यूक्लियोलस में पाया जाता है। अब देखते हैं न्यूक्लियोलस कहाँ होता है। तो ये मान लीजिए एक सेल है, ये मान लीजिए न्यूक्लियस है, डबल मेम्ब्रेन एंड पोरस स्ट्रक्चर होता है, न्यूक्लियस स्फेरिकल। तो इसी तरह से यहाँ पर भी एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियोलस। ठीक है, ये भी स्फेरिकल होगा और छोटी स्ट्रक्चर होगा, और यहाँ पर जो है वो हमारा क्रोमेटिन यहाँ पर प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो इस तरह से पोजीशन के हिसाब से हमने न्यूक्लियोलस की पोजीशन भी देखी। ठीक है, अब हम देखने जा रहे हैं कि राइबोसोम जो है वो कैसे बना है। तो राइबोसोम दो यूनिट से मिलकर के बना हुआ होता है। एक स्मॉल यूनिट होती है और एक लार्ज यूनिट होती है। इनकी दो यूनिट्स जो है वो इसकी डेंसिटी और इसके साइज के बेस पर ऑन द बेस ऑफ डेंसिटी एंड इट्स साइज, इसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और इन दोनों पार्ट्स में इसको डिवाइड, ठीक है, इन दोनों पार्ट्स में क्या किया गया है, इसको डिवाइड किया गया है। अब डेंसिटी और साइज की मेजरमेंट करने के लिए, जो मेजर करता है मेजरमेंट के लिए, हम लगाते हैं स्वेडबर्ग कोएफिशिएंट। स्वेडबर्ग कोएफिशिएंट। स्वेडबर्ग एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना ये कोएफिशिएंट दिया था जो कि डेंसिटी और साइज ऑफ राइबोसोम को बताता है। ठीक है, जो कि डेंसिटी और साइज ऑफ राइबोसोम को बताता है। तो स्वेडबर्ग एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना कोएफिशिएंट दिया, जिसको हम S से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही अब हमें देखना है कि यूकैरियोट में कौन से टाइप ऑफ राइबोसोम मिलते हैं और प्रोकैरियोट में कौन से टाइप ऑफ मिलते हैं, और फिर उनकी स्मॉल और लार्ज यूनिट कौन कौन सी होती है। ठीक है, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ राइबोसोम, टू टाइप्स of ribosome on the basis of their density and their size. कौन से? These are 70 and 80S. 70S and 80S ribosomes. 70S are found in prokaryotes. ये prokaryotes में मिलते हैं, and 80S जो राइबोसोम है ये यूकैरियोट्स में मिलते हैं। ठीक है, ये प्रोकैरियोट्स में मिलेंगे और ये यूकैरियोट्स में मिलेंगे। दो तरह के राइबोसोम होते हैं। अब इन दोनों की 70S की लार्ज यूनिट कौन सी है, स्मॉल यूनिट कौन सी और लार्ज यूनिट कौन सी,
ATS की स्मॉल कौन सी है और लार्ज कौन सी है, इसे हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्रोकैरियोट के साथ, यानी कि 70S राइबोसोम के साथ हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। एस राइबोसोम में जब हम स्टार्ट करते हैं, यानी कि हम प्रोकैरियोट की बात कर रहे हैं, प्रोकैरियोट की हम बात कर रहे हैं, उस समय पर जो यूनिट होती है स्मॉल लार्ज, ठीक है। तो इसकी जो स्मॉल यूनिट होती है वो होती है 30S एंड जो इसकी लार्ज यूनिट होती है वो होती है 50S, ठीक है। अब बच्चे क्या गलती करते हैं, क्योंकि ये 70S है और इनका प्लस 80 आ रहा है, तो बच्चे इसको 80S यानी कि यूकैरियोट में डाल देते हैं। बेटा ऐसा नहीं करना है, इसकी जो मेजरमेंट और कैलकुलेशन है वो अलग है। इनको जो ये यूनिट साथ में जो कोफिशिएंट लगाया गया है, एस जो कोफिशिएंट जो कि स्वेडबर्ग कोफिशिएंट है, ये इसकी डेंसिटी और इसके साइज के बेस पे इनको डिवाइड कर रहा है। तो प्लीज आप इस तरह की कंफ्यूजन में ना आए। 70 में 30 और 50 80 बनेगा, ठीक है, 30 और 50 को तोड़ दी, तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे 70 में 80 आएगा और 80 में 100 आएगा, ठीक है। 30 और 50 एस हो गए। अब इसके अंदर कौन से आरएनए आते हैं और इसके अंदर कौन से आरएनए आते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। 30S में एक ही आरएनए आता है, दैट इज 16S आरएनए। 16S RNA is the base of 6 kingdom classification। अभी तक हम लोग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ही जानते हैं, जिसको विटेकर ने दिया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनामीलिया, लेकिन 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी आई है। अभी तक क्लासिफिकेशन और टेक्सोनोमी में हमेशा जो है बेटा इम्प्रूवमेंट होती रहती है, कोई नई चीज आती है तो उसके बेस पर फिर इन्हें दोबारा से स्टडी करना पड़ता है। तो ऐसे ही 6 किंगडम क्लासिफिकेशन आई, जिसमें इन्होंने 16S RNA को क्या लिया था, बेस लिया था। अच्छा, उसके बाद 50S में 2 RNA आते हैं, एक तो आता है 23S RNA और एक आता है बेटा 5S RNA, ठीक है। 23S RNA एंड 5S RNA, 16S RNA हो गया, 23S RNA, 5S RNA इन 50S एंड 16S RNA इन 30S, ठीक है। याद रखना है आपको, 16S RNA 30 में, छोटी में सिर्फ एक और बड़ी में 2, 23 और 5, ठीक है। अब देखो एक और चीज 30S के साथ जब कुछ प्रोटीन मिलता है, ऐड होता है, और 50S के साथ जब प्रोटीन के कुछ टाइप्स जो है वो ऐड होते हैं, तब जो है आपके पास क्या बनता है, तब आपके पास 70S तैयार होता है। क्लियर? अब आगे बात करते हैं यूकैरियोट की। यूकैरियोट की अगर स्मॉल यूनिट देखें तो इसकी स्मॉल यूनिट होती है 40S और इसकी लार्ज यूनिट अगर देखें तो वो होती है 60S, ठीक है। 40S वाली जो यूनिट है, इसके अंदर जो आरएनए आता है वो आता है 18S RNA, एक ही आएगा, ठीक है। लेकिन बड़ी वाली में पहले 2 RNA आ रहे थे, अब 3 RNA आएंगे। कौन कौन से? 28S RNA, 5S RNA एंड 5.8S RNA, ठीक है, ये यहां पर मिलेंगे। अब देखो 23S RNA, 5S RNA, 28S RNA, 5S RNA एंड 5.8। अब एक बात जो देख रहे हो आप कि 5S RNA जो है वो दोनों में क्या है, कॉमन, चाहे वो यूकैरियोट है चाहे वो प्रोकैरियोट है, ये दोनों में क्या है, कॉमन है। 28S RNA की अगर बात करो तो 23 में अगर 5 ऐड करते हैं तो 28S यानी कि यूकैरियोट। अच्छा, 5.8 क्योंकि 28 है तो 58, ठीक है, और बीच में पॉइंट लगाना है। 16S RNA में 2 प्लस करेंगे 18S RNA, ये इसकी स्मॉल यूनिट बनेगी, इसमें 3 आएंगे उसमें 2 आएंगे, इस तरह से आप इसको लर्न कर सकते हो। तो ये हमारे पास राइबोसोम की स्मॉल और लार्ज यूनिट के बारे में हमने देखा, कैसे कैसे कौन कौन से आरएनए इनके अंदर आते हैं, ठीक है।
और हाँ, इनमें भी प्रोटीन जुड़ेगा तब जाके ATS बनेगा। ठीक है, प्रोटीन इनमें ऐड होगा। क्लियर? अब हम आगे बात करते हैं। इसके बाद जो हमें बात करनी है वो हमें इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करनी है, और आफ्टर द स्ट्रक्चर वी विल मूव टू द RNA पॉलीमरेजेस, और उसके बाद हम RNA सिंथेसिस के बारे में बात करेंगे। सो अब हम लोग फटाफट से बात कर लेते हैं किसके बारे में, फिर RNA पॉलीमरेज पे चलेंगे। तो जो राइबोसोम का जो स्ट्रक्चर होता है, राइबोसोमल RNA का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा होता है। ऊपर में बड़ी यूनिट, नीचे में छोटी यूनिट। बड़ी यूनिट अगर हम प्रोकैरियोट की लेते हैं तो प्रोकैरियोट की बड़ी यूनिट कौन सी है, 60S, और सॉरी प्रोकैरियोट की लिए ना तो ये 50S और ये 30S है ना। अब इन दोनों यूनिट के अंदर कुछ साइट्स बनी हुई होती है। इस तरह से दोनों में ही साइट्स प्रेजेंट होती है। यहाँ पर तो tRNA के आने की साइट बनी हुई होती है। ठीक है, tRNA आता है यहाँ पे, ठीक है, तो tRNA यहाँ पे ऐसे आता है। बीच में यहाँ पर mRNA प्रेजेंट होता है। mRNA देखो मैंने कहा था ना स्ट्रक्चरल रोल है। स्ट्रक्चरल रोल मतलब अब देखो ये इसका जो स्ट्रक्चर है, ये जो छोटे यूनिट है, जो स्मॉल यूनिट है, वो mRNA को अटैच रखने का काम करते हैं। यानी mRNA जो है वो स्मॉल यूनिट के साथ अटैचमेंट में रहता है। mRNA इज अटैच्ड विद स्मॉल यूनिट ऑफ राइबोसोम। इसके साथ ये क्या करता है, अटैच रहता है। अब अगर ये अटैच रहता है, ऊपर यहाँ पर साइड्स बनी हुई है। अब इन साइड्स को देख लेते हैं कौन कौन सी साइड होती है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये वाली साइड है P साइड, ये वाली जो साइड है ये है A साइड, और ये जो साइड है ये है E साइड। E साइड फॉर, इसको हम बोलते हैं एग्जिट साइड। ये है पेप्टाइड साइड, और ये है A से जो हमारे पास है ये है अमीनो एसिड साइड या अमीनो एसिड रिसेप्टर साइड। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देखो सबसे पहले जो tRNA आता है, जो पहला tRNA आता है वो P साइड पे आता है। ठीक है, फिर उसके बाद वो P से E पे निकलेगा, और फिर जो नया जो आता है वो A पे आता है। देखो पहला tRNA P पर, दूसरा tRNA A पर आता है, फिर जो P वाला है उसके ऊपर A वाला अपने चेन को ट्रांसफर करता है, और ट्रांसफर करने के बाद इस तरह से आगे कंटिन्यू जो है ये चलता रहता है। ठीक है, अच्छा ये वाली चीजें ना आपको ट्रांसक्रिप्शन में ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। अभी हमें सिर्फ स्ट्रक्चर देखना था कि 30S होता है, 50S होता है, ऐसे ऐसे साइड्स इसमें E साइड, P साइड, A साइड पाई जाती है। ठीक है, और mRNA को जो है वो छोटी यूनिट जो है वो पकड़ के रखती है। तो हमें सिर्फ इतना देखना था। अब हम आगे चलते हैं RNA पॉलीमरेजेस पे। RNA पॉलीमरेजेस, तो देखो अगर प्रोकैरियोट की बात करें, ये एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोट के बारे में बात करें तो प्रोकैरियोट के अंदर एक ही RNA पॉलीमरेज होता है, सिंगल।
आरएनए पॉलीमरेज की शॉर्ट फॉर्म में मैं पोल लिख रही हूँ। सिंगल आरएनए पॉलीमरेज होता है जो कि तीनों को बनाता है। किन तीनों को? एमआरएनए, आरआरएनए एंड टीआरएनए, तीनों को बनाता है। क्लियर? तीनों को बनाता है। अब यूकैरियोट्स में क्या होता है? यूकैरियोट्स स्पेशल्स हैं, तो इनके अंदर कुछ ना कुछ स्पेशल होगा। क्या स्पेशल होगा देखते हैं। इसमें आरएनए पॉल के 3 टाइप होते हैं, यानी कि आरएनए पॉलीमरेज के 3 टाइप होते हैं। पॉल फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड एंड आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट जो है वो आरआरएनए का निर्माण यानी कि फॉर्मेशन करता है। सेकंड जो है वो एचएनआरएनए, ये क्या होता है अभी हम डिस्कस करेंगे एमआरएनए के अंदर। एचएनआरएनए या जिसे हम एमआरएनए कहते हैं उसकी फॉर्मेशन करता है। एचएनआरएनए बनाता है, एचएनआरएनए आगे जाकर के एमआरएनए को बनाता है यूकैरियोट्स में। कैसे बनाते हैं अभी हम देखेंगे। फिर आरएनए पॉलीमरेज में थर्ड जो आता है वो बनाता है टीआरएनए को, वो बनाता है 5s आरएनए को। ये शायद दिख नहीं रहा होगा, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ, ठीक है। सेकंड और थर्ड, ठीक है। तो सेकंड वाला जो है वो क्या बनाता है? वो बनाता है एचएनआरएनए, और एचएनआरएनए क्या बनाता है आगे जाके? एमआरएनए, ठीक है। थर्ड वाला जो क्या बनाता है? ये बनाता है टीआरएनए, इसके साथ साथ 5s आरएनए, साथ साथ एसएन एंड एससी आरएनए, स्मॉल न्यूक्लिक आरएनए एंड स्मॉल साइटोप्लाज्मिक आरएनए, ठीक है। तो ये हमारे इस तरह से 3 पॉलीमरेज होते हैं। बस हमें इतना ही याद करना है, ठीक है, कौन किसको बनाता है। हाल ही में जो क्वेश्चन आया था वो इस पे आया था कि 5s आरएनए को कौन सा पॉलीमरेज बनाता है, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, पॉलीमरेज सेकंड, पॉलीमरेज थर्ड, इस तरह से ऑप्शन था, और नन ऑफ अबव या कुछ इस तरीके से ऑप्शन था, ठीक है। तो ये आपको याद करना है। उसके बाद अब हम चलते हैं आरएनए सिंथेसिस में। तुम्हारा फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा आरएनए सिंथेसिस के साथ, फिर हम एमआरएनए की तरफ चलेंगे। तो चलिए अब हमें क्या करना है? हमें करना है आरएनए सिंथेसिस। ठीक है, आरएनए का सिंथेसिस। आरएनए कंपैरिजन जो है वो हम एमआरएनए टीआरएनए के खत्म होने के बाद करेंगे। पहले आरएनए सिंथेसिस देखते हैं। तो आरएनए सिंथेसिस में एक बड़ा सा सेल बना लेती हूँ भाई, ठीक है। ये हमारा एक सेल है, इस सेल में ये हमारी एक न्यूक्लियस है, ठीक है। डबल मेम्ब्रेन एंड पोरस स्ट्रक्चर। अब देखो न्यूक्लियोलस वैसे तो छोटा होता है, लेकिन मैं थोड़ा सा बड़ा बना रही हूँ। ये हमारा वही क्रोमेटिन अंदर पड़ा हुआ है, ये हमारा बाहर वाला साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म है। क्लियर है? अब देखो न्यूक्लियोलस के अंदर कौन कौन से आरएनए कहाँ कहाँ पे बनेंगे। आरएनए सिंथेसिस में हम ये देखते हैं कि कौन सा आरएनए कहाँ बनता है, ठीक है। तो वो बनता है सबसे पहले 28s आरएनए। यूकैरियोट की बात करें हम, यूकैरियोट, क्योंकि देखो वैसे तो आपको समझ ही जाना चाहिए, बिकॉज यूकैरियोट के अंदर ही न्यूक्लियस होती है, प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस होती ही नहीं है। 28s आरएनए, 18s आरएनए एंड 5.8s आरएनए, यानी 8 वाले सारे जो है वो न्यूक्लियोलस में बनते हैं। पीछे जिनके भी 8 है वो सारे यहाँ बनेंगे, और जिनके पीछे 8 नहीं है, जैसे 5s आरएनए, वो न्यूक्लियोप्लाज्म में बनेगा, साइटोप्लाज्म में नहीं, न्यूक्लियोप्लाज्म में, ठीक है। एमआरएनए भी न्यूक्लियोप्लाज्म में बनता है, यानी कि एचएनआरएनए भी यही बनेगा, ठीक है। ये चलो ऐसे लगा देते हैं, ठीक है। एचएनआरएनए से एमआरएनए बनता है, वो भी यहीं पे बनेगा। उसके बाद टीआरएनए भी न्यूक्लियोप्लाज्म में बनता है,
ठीक है, तो 5s RNA, mRNA, hnRNA, tRNA ये सारे कहाँ बनेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म में। और ये वाले जो है 8 वाले ये कहाँ बनेंगे? न्यूक्लियोलस में। अब देखो 28, 5.8 और 5s ये तो क्या बनाते हैं? बड़ी यूनिट, लार्ज यूनिट। कितने s की? 60s की। और 18s अकेला 40s की बनाता है, तब भी वो यहाँ पर है और ये। अब होता क्या है देखो, ये सिर्फ राइबोसोम बनाता है। न्यूक्लियोलस का क्या काम होता है? सिर्फ राइबोसोम बनाना। अब साइटोप्लाज्म में कुछ प्रोटीन वगैरह पड़े हुए होते हैं। देखो प्रोटीन तो इसके अंदर भी होते हैं लेकिन उतने सफिशिएंट नहीं होते इसके लिए, इसको और भी प्रोटीन की जरूरत होती है, तो वो ये साइटोप्लाज्म से अंदर रहता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म से क्या करता है? अंदर न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के थ्रू, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के थ्रू क्या करता है? ये अंदर ले जाता है। जब ये अंदर ले जाता है तो यहाँ पर अब इनके साथ साथ में प्रोटीन के वो टाइप्स भी जुड़ गए जो जो इनको चाहिए थे। ठीक है, मान लो इसको प्रोटीन का ए टाइप चाहिए था, इसको बी टाइप चाहिए था, इसको सी टाइप चाहिए था, वो सारे जुड़ गए। जुड़ने के बाद ये न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के थ्रू ही बाहर आ जाएंगे साइटोप्लाज्म में और क्या बना देंगे? 60s एंड 40s दोनों यूनिट्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। 60 और 40 बाहर निकल आएंगे। अब इन दोनों यूनिट्स को जोड़ने का काम, क्योंकि इनको भी तो जोड़ना है, इनको भी तो ज्वाइंट करना है, इनमें भी तो टाइट अटैचमेंट होनी चाहिए, तभी तो mRNA, नहीं तो mRNA पता नहीं कहाँ निकल जाए, है ना। जैसे मान लो अगर इस पेन को मुझे अपने हाथ में टाइटली पकड़ के रखना है, राइट, ये रहा पेन, ठीक है, इसको अगर मुझे टाइटली पकड़ के रखना है ऐसे, अब देखो, है ना, तो मैंने टाइटली इसको लॉक कर रखा है। अगर मैं इसको ऐसे छोड़ दूं, मान लो ये नीचे वाला हाथ भी यूं हो और ऊपर वाला भी यूं, तो क्या होगा? ये गिर जाएगा, है ना। तो ठीक है, ऐसा ही mRNA के साथ भी इनको टाइटली लॉक करना पड़ता है। तो उसके लिए इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए या अटैच करने के लिए, अटैच लिख लो, अटैच करने के लिए हमको एक आयन की जरूरत होती है। वो आयन कौन सा होता है? Mg+2, दैट इज मैग्नीशियम +2 आयन की हमें जरूरत होती है। ठीक है, Mg+2 की हमें जरूरत होती है, जिसके कारण ये दोनों अटैच होते हैं, यानी